हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर पढ़ रहे हैं जीएस के बारे में, जीके के बारे में। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट करा है संविधान, और आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, ठीक है। यहाँ से जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, समीक्षा अधिकारी की बात कर लें, अभी आने वाले आगामी पेपरों में लेखपाल की बात कर लें, जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर जगह सभी जगह पर्यावरण के क्वेश्चंस बहुत मात्रा में अब आपको दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यावरण में लगातार ह्रास हो रहा है। और जब पर्यावरण ही संतुलित नहीं रहेगा, जितना भी मानव प्राणी है या और वनस्पतियां हैं, सभी के सभी जीवन संकट में आ जाएंगे। और फिर समाज में बहुत प्रकार के आपको दिखाई पड़ेंगी ऐसी बीमारियां जो अकस्मात उत्पन्न होंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एग्जामिनर का भी माइंडसेट ये है कि चलिए ठीक है, पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन डालते हैं। तो पर्यावरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में। तो आप सबसे पहले हमेशा की तरीके से देखेंगे कि पर्यावरण क्या चीज़ होता है, तब तो हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो बहुत सीधा सा और बेसिक सा जवाब इसका होता है कि यदि हम पर्यावरण को संधि विच्छेद में व्यक्त करें, यानी इसको हम संधि कर दें इसकी, तो हम देखेंगे परिधन आवरण। परिधन आवरण, यहाँ पे जब आप परि को देखते हो तो परि का अर्थ हो जाता है चारों तरफ या चारों ओर, ठीक है। और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, ठीक है। आवरण या आवृत का मतलब होता है घेरे हुए, मतलब पूरी तरीके से ऐसे सराउंडिंग करे हुए है। और परि का मतलब चारों ओर। दो चीजें स्पष्ट नजर आपको आ गई कि पर्यावरण में परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, चारों तरफ, ठीक है। और आवरण का मतलब किसी चीज को हम घेरे हैं या घेरे हुए। अब सवाल हमारा बेसिक सा ये उठ जाता है कि चलो ठीक है, पर्यावरण है, चारों ओर से घेरे है, लेकिन किसको घेरे है, सवाल ये है। तो आप ऐसे देखोगे कि जितना भी जीवधारी है या जितने भी जीवधारी हैं, चाहे मनुष्य हो, कोई और हो, या जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं, इनको जो चारों ओर से घेरे हुए है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। आप ऐसे याद रखोगे कि हमारा जो जीवधारी जितने भी पाए जाते हैं, जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनको जो चारों तरफ से घेरे है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे देख लेंगे आप कि जैसे हम बात कर लें, ये मान के चलिए ये हमारा एक सर्किल हो गया, ये हमारा एक गोला हो गया। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, मनुष्य, ठीक। और दूसरी जगह पे यहाँ पे हम रख देते हैं पेड़, ठीक, पौधे, ठीक। तो इसमें सिर्फ मनुष्य और पेड़ पौधे नहीं, और सारे जीवधारी, जैविक अजैविक जो भी है, जैविक और अजैविक। अब इसके ऊपर ये जो ऐसे हम अगर लेयर बना दें, ऐसे ये जो चीज़ हम कर दें ऐसे, ठीक है, ये चीज आप देखोगे कि ये हमारे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, और बहुत सारी चीजें जितना आप सोच सकते हो पर्यावरण के बारे में, वो सब सारी चीजें। तो इसको ये वाली जो लेयर घेरे हुए है, ये चारों तरफ से इसको जो सराउंड किए है, यही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण, यानी पर्यावरण। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पर्यावरण। और अब हम इसके आगे देखते हैं, पर्यावरण के बारे में हमने जाना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से हमारे जीवधारियों को घेरे हुए हो, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो अजैविक हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण इतनी ज़रूरी क्यों है। पर्यावरण इसलिए इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि निरंतर इतना ज़्यादा उद्योग धंधों पे काम किया जा रहा है। लोग इतना ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि वो पेड़ पौधों की आए दिन कटाई करते रहते हैं। बड़े बड़े बागान कट गए, बड़े बड़ी जो जंगलात थे वो कट गए। उससे होता क्या है कि पर्यावरण में पूरी तरीके से असंतुलन पाया जा रहा है। असंतुलन इस बात का पाया जा रहा है कि आप देखोगे कि जो जंगलों में, जो हमारे वनों में रहने वाले जो पशु पंछी हुआ करते थे, उनके आवास स्थल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब जब उनको रहने का स्थान नहीं है, तो मानव रिहायशी इलाकों में वो आते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं तो वो क्या कर दिए जाते हैं, या तो बड़े बड़े वाहनों के नीचे आ करके वो दब करके अपने प्राण, उनके प्राण चले जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मानव के रिहायशी इलाके में जब वो आते हैं, तो यहाँ के मतलब हम लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा वो मार दिए जाते हैं।
मार इसलिए भी दिए जाते हैं कुछ शिकारियों के द्वारा, कुछ उद्योग धंधों के लिए, मतलब कुछ अपने व्यापार के लिए, या कुछ ऐसे कि वो हिंसक होते हैं और उनको डर होता है, इस वजह से हम लोग उनको मार देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, असंतुलन होता है, और इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए बात ये हुई थी कि भाई पर्यावरण जब इतना ज़्यादा असंतुलित हो जाएगा, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ, कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, और फिर आप देखते ही हो पर्यावरण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं, ग्लेशियर का पिघलना, बड़े बड़ी जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ की चट्टानें हैं, वो भूतापन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और गैसी जिनका तापमान ज़्यादा होता है, वो निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और जितनी ज़्यादा तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे उतना ज़्यादा ही दबाव किन पर पड़ेगा, हमारी नदियों नहरों पर, इनमें जलभराव होगा, और जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो डूब सकते हैं, पानी इतना ज़्यादा आ जाएगा, नदियों में इतनी ज़्यादा गाद है, इतना ज़्यादा बालू रेत हो गया है कि वो पानी पूरी तरीके से ले नहीं जा पाएंगे, और उनमें क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। आपने ग्लेशियर के बारे में सुन रखा होगा, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कभी जाड़ा हो रहा है तो बहुत जाड़ा हो रहा है, गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है। इन चीजों को जो असंतुलन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पर्यावरण में लगातार निरंतर जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पर्यावरण अपने समुचित और संतुलित रूप में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बात आपने देख ली। अब होता क्या है कि भाई पर्यावरण को हम बचाएं कैसे, पर्यावरण का हम रिजर्वेशन कैसे करें, पर्यावरण को हम संरक्षित कैसे करें। तो जब ये बात आ जाती है कि पर्यावरण को हम बचाएं कैसे, ठीक है, जैसे हम और आप दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने सरों पर क्या करते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो हम लगा प्रोटेक्ट कर करके बाहर निकलते हैं कि दुर्घटनाओं से हम बच सकें। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से देखते होंगे कि निरंतर आप क्या करें, निरंतर छिड़काव करते रहें, अपना सैनिटाइजर से हाथ धुलते रहें, मास्क लगाते रहें, दूरी बना करके, ये प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसी प्रकार से जो जीवधारी हैं, जैविक अजैविक जो भी चीज़ें हैं, इनका संरक्षण हो कैसे, इनको बचाया कैसे जा सके, इसलिए होता क्या है कि भारतीय सरकार ने या जो भी चीज़ें होती हैं कि ये सोचा गया कि भाई पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप याद करेंगे, क्या याद कर लेंगे आप, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कब आ गया हमारे वहां, 1986 को, आप याद रखिएगा, 1986, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बार बार निरंतर प्रश्न यहाँ से बनता है कि पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए किस सन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो आप बताओगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा कब आता है, 1986 में, ठीक है। पहली चीज है पर्यावरण संरक्षण है, फिर बात हो जाती है कि उसी पर्यावरण में, यानी पर्यावरण का मतलब चारों तरफ से घेरे हुए, जो हमारे जीवधारियों को घेरे है वो पर्यावरण। अब पर्यावरण संरक्षण की बात हो गई कि पेड़ पौधे इनको हम बचा लेंगे 1986 में, लेकिन एक बात ये भी हो गई कि उसके अंदर जो हमारे जीवधारी रहते हैं, जो वन्य जीव रहते हैं, वन्य का मतलब वन फॉरेस्ट, और जीव का मतलब उसमें जो जीव पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि हिरण को मार दिया जाता है, शेर चीते को मार दिया जाता है, उनकी खाल, खाल का मतलब उनका जो स्किन होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, शिकारी लोग बड़े लंबे ऊंचे दामों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बेच देते हैं। तो अब बात हुई कि उनको कैसे बचाया जाए, या कहीं पे जल भराव हो गया या सूखा पड़ गया, ऐसे भी कंडीशन में बहुत सारे हमारे जीव नष्ट हो जाते हैं, प्राणों से हाथ धो देते हैं। तो उनके संरक्षण की बात अगर हम कर लें, वन्य जीव संरक्षण, यहाँ पे देख लीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पहले हमने देखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अब हम क्या देख रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आता है, 1972 को, 1972। याद रहे दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप देखेंगे आरओ का एग्जाम, समीक्षा अधिकारी 2020, जो 2016 का री एग्जाम हुआ है, वहां पर आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया था कि एनजीटी, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ठीक है, मतलब एनजीटी के बारे में उन्होंने पूछा था कि एनजीटी ये कब आया,
तो वहां पे कितना होता था 2010 में। तो इसी प्रकार से इस बार एनजीटी पूछा है, तो हो सकता है इस बार वो क्या पूछें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब दिखाई पड़ रहा है आपको, 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और पर्यावरण कहते किसे हैं उसके बारे में आपने देख लिया है कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं कि जो जीवधारियों को चारों ओर से घेर के रखे। ये बात आपने देख ली। अब आप क्या देखेंगे कि जो पर्यावरण हमारा है, ठीक है, जो पर्यावरण हमारा है, तो पर्यावरण के कितने घटक हैं, ठीक है, पर्यावरण के कितने घटक हैं, कितने घटकों में हम उनको देखते हैं। तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं। और ऐसे अगर हम संगठक की बात कर लें तो संगठक आपको कितने दिखाई पड़ते हैं, संगठक के तौर पे आपको 3 दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम देखेंगे पर्यावरण के संगठक, ठीक है, क्या आप देखेंगे पर्यावरण के संगठक। तो पर्यावरण के जो संगठक हैं दो होते हैं। पहला आप देखेंगे जैविक, पहला आप कौन सा देख लेंगे, जैविक। जैविक का मतलब ये होता है कि जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, जैविक। जैसे हम और आप क्या हैं, जैविक पदार्थ हैं, जैविक जीव हैं, ठीक है। जैविक का मतलब अभी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम लोगों का क्या होता है, प्राण हम लोगों के निकल जाते हैं और हम लोग डेड बॉडी हो जाते हैं, तो फॉसिल्स के रूप में हम दिखाई पड़ेंगे हजारों साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद जो हमारा फॉसिल्स होगा वो जैविक ना होकर के क्या कहलाएगा, अजैविक पदार्थ, ठीक है। तो जैविक के बारे में हम पढ़ेंगे कि संगठक आपको दो दिखाई पड़ रहे हैं। पर्यावरण के संगठक कितने हैं, दो हैं। संगठक आपके कितने हैं, आपके 3 हैं। और घटक के तौर पे अगर मुख्यतः देखा जाए, मेनली देखा जाए, तो आपके 2 दिखाई पड़ते हैं, जैविक अजैविक। तीसरा आपका कौन होता है, ऊर्जा वाला होता है, वो भी हम बता रहे हैं, कंफर्म करा रहे हैं आपको। तो पहला आप क्या देखोगे, जैविक। तो जैविक में आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जैविक को भी हम 2 पार्टों में बांट देते हैं। जैविक को भी हम कितने पार्टों में बांटते हैं, 2 पार्टों में जैविक को बांट देते हैं। पहला आप देखेंगे वानस्पतिक, वनस्पतिक, ठीक है, पहला आप देखोगे वनस्पतिक, और दूसरा देखोगे जंतु पर्यावरण, जंतु पर्यावरण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ऐसे याद करोगे कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक आपको स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पहला जैविक, जैविक के अंदर भी हमने 2 पार्टीशन बना दिए। पहला वनस्पतिक। वनस्पतिक का मतलब क्या होता है, वनस्पतिक का मतलब आप देख लेंगे, यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसी पार्टिकुलर एक ही चीज के नहीं, जितने भी संसार में आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे, छोटे से लेकर के, पौधे से लेकर के जो बड़े वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारी वनस्पतियां, जितनी भी वनस्पतियां, चाहे वो बेल हो जो घरों पे ऐसे ऐसे करके होती हैं, या फिर हम बड़े वृक्षों की बात कर लें, देवदार की बात कर लें, साकू की बात कर लें, है ना, यूकेलिप्टिस की बात कर लें, जितने भी हमारे वनस्पतियां होती हैं, सभी की सभी वनस्पतियां हमारी वानस्पतिक पर्यावरण, यानी जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सारे के सारे हमारी किसमें, जैविक में आएंगी, और जैविक में वनस्पतियों में आएंगी, ठीक है। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं जंतु पर्यावरण। जंतु पर्यावरण का मतलब क्या हो जाता है, जंतु पर्यावरण का सीधा सा मतलब आप और हम दोनों से है, या ऐसे कई सारे लोगों से है, कि पर्यावरण का मतलब ये जंतु पर्यावरण में जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जंतु पर्यावरण में, वो मनुष्य। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी जंतु हैं, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, जितनी भी चीजें होती हैं इस प्रकार की, वो सभी की सभी हमारी कहाँ दिखाई पड़ती हैं, पर्यावरण में। पर्यावरण में कहाँ, जैविक पर्यावरण में, और जैविक पर्यावरण में भी कहाँ पे, तो जंतु पर्यावरण में। बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है कि हमारा पर्यावरण 2 घटक दिखाई पड़ रहे हैं, जैविक, जैविक का मतलब जिनमें जीवन हो, और इसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा है, वानस्पतिक मतलब वनस्पतिक, और दूसरा हमारा जंतु पर्यावरण। वानस्पतिक पर्यावरण में सभी प्रकार की वनस्पतियां आ जाएंगी, जो चाहे फसलों की बात कर लें, जो जो हम फसलें बोते हैं खाने पीने के लिए, उनकी भी जो वो भी वनस्पति में आती हैं, तो वो सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे, वनस्पति में, यानी कि सीधा सा बिल्कुल बेसिक सा आंसर, पेड़ और पौधे। आगे हम देखेंगे जंतु पर्यावरण, और जंतु पर्यावरण में छोटे से बिल्कुल हम कह सकते हैं चींटी से लेकर के और ऊंट और हाथी तक, जिराफ तक, ऐसे कह लो कि सर्वाधिक छोटी जीव से लेकर के बड़े जीव तक जितने भी जीव आते हैं,
वो सभी के सभी हमारे जंतु पर्यावरण में आते हैं। और जंतु पर्यावरण का सबसे फेवरेट, सबसे महत्वपूर्ण जो जीवधारी है, उसको हम क्या जानते हैं? मनुष्य। क्योंकि हम मनुष्य हैं तभी आपको पढ़ा पा रहे हैं, और आप मनुष्य हैं तभी आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। यदि हम लोगों का जीवन पशु मतलब पशुवत होता या पशु होते, तो ना तो हम पढ़ा पाते ना तो आप पढ़ पाते। इसलिए संसार में जितने भी जीवधारी हैं, यानी जंतु पर्यावरण है, जंतु पर्यावरण में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो जंतु होता है वो हमारा क्या होता है? जीव जो होता है, मनुष्य होता है। क्योंकि ये पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकता है और पर्यावरण को पूरी तरीके से विध्वंस भी कर सकता है। बड़े बड़े पुल बना करके, बड़े बड़े विस्फोट करा करके, जंगलों को काट करके, बड़े बड़े कीटनाशक दवाइयों को डाल करके ये पर्यावरण को जब चाहें नष्ट कर सकते हैं। और उत्पन्न करने पे आ जाएं तो आपने देखा होगा जो पहल चलती है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ में गिनीज बुक में इतने सारे पेड़ लगा दिए गए, रोपित कर दिए गए पौधे। जो पौधे हमारे लगा दिए जाते हैं एक एक, जैसे पिछली जो सरकारें रही, अब की जो सरकार हैं या जो आने वाली सरकारें होंगी, इनमें निरंतर आप देखते हैं कि एक दिन में इतने पौधे रोपित कर दिए जाते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब गिनीज बुक में शामिल किया जाता है। तो ये पर्यावरण के संरक्षण में काम कर देता है कौन? यही मनुष्य। और जब नष्ट करने पे आता है तो हमने आपको बताया किस तरीके से ये नष्ट करता है। तो आपने पहला घटक देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वनस्पतिक में कौन कौन सा है? मनुष्य है, जंतु है, ये सारी चीजें। वनस्पतिक में सॉरी पेड़ पौधे आ जाएंगे, जंतु विज्ञान में मनुष्य है, सूक्ष्म जीव हैं, ये सारी चीजें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसका अजैविक घटक। पहला हमने देख लिया जैविक घटक, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? अजैविक घटक। ठीक है। अजैविक घटक। अजैविक घटक में जब हम आते हैं तो अजैविक घटक को हम और एक नाम से जानते हैं, अजैविक घटक कह लें या फिर हम कह लें भौतिक घटक। याद रखिएगा, अजैविक घटक को हम दो नामों से जानते हैं, भौतिक घटक या अजैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब सिंपल सा आप ऐसे जानिए कि जिनमें जीवन की संभावनाएं नहीं हैं, मतलब वो निर्जीव रूप में रहती हैं, पर वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक। अजैविक घटक में जैसे हमारा क्या आ जाता है, देख लीजिए पहले सिंपल सा, स्थल है। ठीक है, क्या आ गया हमारा? स्थल हो गया, वायु हो गया। वायु आपने देखी नहीं है, आपने महसूस करी है, लेकिन सोच लीजिए कि पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा जरूरी हमारी क्या है? वायु है। अगर वायु ना होता तो अभी हमने पढ़ा जो जंतु पर्यावरण, जंतु पर्यावरण में आप और हम दोनों आ रहे थे, अगर इसको हम खत्म कर दें अजैविक वाले में से, अजैविक जो घटक है, अजैविक घटक में से जो एक हमारा जो आता है वायु, अगर हम वायु को समाप्त कर दें यहाँ पर, तो आप बहुत सिंपल सा देखेंगे कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे जंतु जंतु पर्यावरण के लोग हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वाली चीज आप यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप देख लोगे कि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हो जाते हैं। आगे आप क्या देखोगे यहाँ पे? ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते क्या है इसी में। जैसे हमने देखा कि हमारा वायु हो गया, उसी प्रकार से इसी वाले घटक में हमारा क्या होता है? जल हो जाता है। और जल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवधारियों के लिए। यानी पर्यावरण में आप चाहे वनस्पति की बात कर लें और चाहे हम बात कर लें किसकी बात कर लें, जंतु पर्यावरण की, दोनों के लिए ही ये वाला जो अजैविक घटक है हमारा, अजैविक घटक मतलब जल, ये दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। पहला जरूरी हमारा किसका? वनस्पतियों के लिए। अगर वनस्पतियों में निरंतर जल की पूर्ति ना की जाए तो वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? वो नष्ट हो जाएंगी। और जब वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी तो वनस्पतियों पर निर्भर जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको कैसी दिखाई पड़ेंगी? वो समाप्त दिखाई पड़ेंगी। दूसरा क्या हो जाता है जैविक में? जीवों के लिए, यानी जितने भी धरती पे आपको जीव दिखाई पड़ते हैं टहलते जाते घूमते फिरते, इन सबका जीवन किस पे निर्भर है? जल के ऊपर निर्भर है। तो अजैविक घटक में आप देख रहे हैं, चाहे हम वायु की बात कर लें चाहे हम जल की बात कर लें, दोनों ही चीजें क्या हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे इसी में आप देखते हैं, आगे में जैसे हम बात कर लें मृदा के बारे में या फिर हम किसकी बात कर लें? खनिज के बारे में। तो जब आप बात करते हो मृदा के बारे में, खनिज के बारे में, तो ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मृदा नहीं होगी, खनिज नहीं होगा, तो फिर किस प्रकार से यहाँ पे वनस्पतियां अपने आप को उगाएंगी और किस प्रकार से जो जीवधारी हैं वो अपने जीवन में अपने रहने के लिए घर और ऐसी सामग्रियां
कहाँ से लाएंगे? तो आप ये देख रहे हो है उनमें जीवन नहीं दिखाई पड़ रहा है अजैविक में, लेकिन लग कुछ ऐसा रहा है कि अजैविक घटक जितने हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किससे? जैविक घटक से। दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है और दोनों को समझना भी बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप अच्छे से इन चीजों को देख लेंगे तो कैसे भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप बहुत अच्छे से उनको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसी में हम देखते हैं बहुत सीधा सा कि इस वाले अजैविक या भौतिक पर्यावरण को भी हमने कितने भागों में बांट दिया है? अजैविक या भौतिक पर्यावरण को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग? तो हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या दिखाई पड़ता है? स्थल मंडल। कभी पूछा जाए कि स्थल मंडल किस घटक का हिस्सा है, तो जैविक का कि या अजैविक का? तो आपका आंसर हमेशा रहेगा कि जो हमारा स्थल मंडल है वो हमारा अजैविक का या भौतिक घटक का हिस्सा है। तो पहला हमारा स्थल मंडल, मतलब अजैविक घटक या भौतिक घटक को हम कितने कितने पार्टीशन में बांट रहे हैं? 3 पार्टों में। स्थल मंडल पहला हो जाएगा, दूसरा आप क्या देखेंगे? दूसरा हो जाएगा वायुमंडल, वायुमंडल हो गया, और तीसरा जो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट आपने देखा था वो हमारा क्या हो जाता है? जलमंडल। तो ये चीज आपने देखी कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण में। और पर्यावरण में किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। इतनी बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में जो एक और घटक दिखाई पड़ता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो संगठक के तौर पे पूछ लेता है तो आ जाता है, लेकिन मुख्यतः और प्रमुख रूप से जब भी आपको समझना हो, क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वो जैविक घटक से और अजैविक घटक से। जैविक घटक में 2 भागों में बटा हुआ है, वनस्पतियों में और जीवधारियों में। जीवधारियों में हम आप आते हैं, वनस्पतियों में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम बात करते हैं अजैविक की, तो अजैविक को 3 भागों में बांटा है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इसमें कितना ज्यादा जरूरी वायु है, कितनी ज्यादा जरूरी आपके लिए जल है, ये चीजें आप लोगों ने अभी देखी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा संगठक। कौन सा एक संगठक आपको दिखाई पड़ता है? ऊर्जा संगठक। जब आप ऊर्जा संगठक के बारे में देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे आप देखेंगे सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा के बाद में भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारी जो ऊर्जाएं हमें दिखाती हैं ये भी एक संगठक है हमारा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा कितनी जरूरी है आप जानते हैं कि मॉर्निंग में उठते हैं अगर सूर्य की किरणें पड़ते हैं तो साइंस में देखते हैं विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार से। और जो वनस्पतियों को फलने और फूलने के लिए जो जरूरी है वो हमारा क्या होता है? सूर्य होता है, और बहुत सारे इसके फीचर्स रहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि पहला हमारा क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, और दूसरा आपने देखा कि पर्यावरण में कौन किसको घेरे हुए है, तीसरा आपने देखा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियम कब आया, और चौथा आपने देखा कि जो पर्यावरण के अंदर जो हमारे जीव रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए कब हमारा अधिनियम आया। उसके बाद में आपने देखा कि पर्यावरण को हम कैसे बांटते हैं, जैविक में, अजैविक में और ऊर्जा संगठक में। ठीक है, चलिए आज की पहली क्लास है, बाकी सभी लोग अपना प्यार देते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू सो मच।